हेलो स्टूडेंट्स, आपका आज सेकंड वीडियो अकाउंट्स का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग, उसमें आज हम पढ़ेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस, ये सभी चीज़ें हमने पढ़ी। और आज इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, क्यों हम पढ़ते हैं। तो इसमें फर्स्ट है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, तो जिसका फर्स्ट पॉइंट है रिलेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। तो अकाउंटिंग से हमें बिजनेस के विषय में, पूरी फाइनेंशियल पोजीशन के विषय में पता चलता है कि हमने पूरे साल के अंदर कितना परचेज किया, कितना सेल किया, कौन कौन से हमारे डेप्टर्स हैं जिन लोगों ने हमारा पैसा देना है, कौन से हमारे क्रेडिटर्स हैं जिनसे हमने पैसा लेना है, बैंक में हमारा पैसा बैलेंस कितना बड़ा है, कैश इन हैंड कितना है। ये सभी चीज़ें हमें फाइनेंशियल पोजीशन के विषय में ही अकाउंटिंग के द्वारा ही पता चलती है। सेकंड पॉइंट है हमारा असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। तो अकाउंटिंग जो है ये मैनेजमेंट को फ्यूचर के लिए डिसीजन लेने के लिए हेल्प करती है कि हमें आगे आने वाले समय में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ खरीदें और कौन सी चीज़ ना परचेज करें। जिस चीज़ की ज़्यादा सेल हो रही है वही खरीदेंगे। तो डिसीजन लेने के लिए ये मैनेजमेंट की हेल्प करती है। थर्ड पॉइंट है रिप्लेस मेमोरी। तो रिप्लेस मेमोरी का अभिप्राय क्या है कि हम हर काम एक बुक में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है अकाउंटिंग में उनको रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड जिस बुक में किया जाता है उसको कहते हैं जर्नल, उसके बाद क्लासिफाइड किया जाता है लेजर में। तो सारा काम रिटन फॉर्म में होता है, जिसके कारण हमें इतना मेमोरी रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं होती, अर्थात हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सारा कुछ इसमें लिखा जाता है। तो ये रिप्लेस मेमोरी का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कंपैरेटिव स्टडी। तो कंपैरेटिव स्टडी में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू ही हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, अर्थात एक फर्म दूसरी फर्म के साथ अपना कंपैरिजन कर सकती हैं कि मेरी जो फर्म है दूसरी फर्म से आगे जा रही है या पीछे जा रही है, जहाँ वो अपनी फर्म के साथ ही प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के साथ वो कंपेयर कर सकती है। जब वो फर्म किसी और फर्म के साथ अपना कंपैरिजन कर सकती है, जैसे कि एयरटेल जो है वो आइडिया के साथ अपना कंपैरिजन करे, तो दूसरी फर्म के साथ हम करते हैं तो उसको इंटर फर्म कंपैरिजन स्टडी का नाम देते हैं। दूसरा, अगर हम अपने ही फर्म के साथ कंपैरिजन करते हैं कि पिछले सालों से हम आगे जा रहे हैं, वर्षों से में आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, क्या हम उन्नति की तरफ बढ़ रहे हैं, डेवलप हो रही है हमारी फर्म या नहीं, प्रोग्रेस हो रही है या नहीं, तो उसको हम इंट्रा फर्म के नाम इंट्रा फर्म कंपैरिजन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो अकाउंटिंग के कारण हम टैक्स को जो है सही पोजीशन पता चल जाती है कि हमारा ड्यूरिंग द ईयर कितना जो है टैक्स बना, कितना सेल टैक्स बना, कितना हमें जीएसटी भरना पड़ेगा, हमारी इनकम टैक्स क्या होगा। तो इसकी सेटलमेंट भी अकाउंटिंग के थ्रू ही क्लियर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटीज टू लोन। तो कई बार हमने फर्म को आगे जो है बढ़ाना होता है, हम चाहते हैं कि लार्ज लेवल पर काम किया जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो हम चाहते हैं कि क्रेडिटर से, लोगों से कुछ लोन लिया जाए या बैंक से लोन लिया जाए, तो सीधा ही हमें कोई लोन नहीं दे देता, वो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखता है। हमारा जो जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा, बैलेंस शीट देखा, तो उससे उसको क्लियर हो जाता है, क्योंकि बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बता देती है, तो फिर हम बैंक से इजीली लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एविडेंस इन कोर्ट्स। तो जब हम कोर्ट में जब हम रिकॉर्ड करते हैं, हर ट्रांजैक्शंस को काम करते हैं, किसी डेब्टर्स और क्रेडिटर के साथ झगड़ा हो जाता है, तो ये हमारे जो वाउचर्स होते हैं या बिल होती हैं, जहाँ अकाउंट्स का किया हुआ काम होता है, ये एक कोर्ट में एविडेंस का काम करता है, जिसके कारण वो जो है डिसीजन जज दे पाता है। तो ये एविडेंस का काम करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अगर हम अपने बिजनेस को सेल करना चाहते हैं तो दूसरा व्यक्ति हमारा अकाउंटिंग वर्क देख सकता है, उससे हमारे बिजनेस की उसको क्लियर पोजीशन पता चल जाएगी, जिसके कारण वो हमें एग्रीमेंट करेगा, जहाँ उसका पैसे का लेन देन करेगा। तो ये सेल ऑफ बिजनेस में भी हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। तो अकाउंटिंग के कारण ही हम फ्यूचर के लिए हमारी मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल होती है, तो डिसीजन जो है बेटर डिसीजन ले पाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो
पार्टनरशिप क्या होती है, जब दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर लाभ हानि अर्न करने के लिए जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको हम पार्टनरशिप का नाम देते हैं। तो कोई भी पार्टनर जो है अकाउंट्स के थ्रू ही पूरा लेन देन का हिसाब किताब रख सकता है, दूसरे पार्टनर्स के विषय में जान सकता है, बिजनेस के बारे में जान सकता है, जहाँ कोई नया पार्टनर की एडमिशन होनी है या रिटायरमेंट होनी है तो वो सारा अकाउंटिंग के थ्रू ही वो सब कुछ क्लियर होता है। तो ये थे दीज आर द एडवांटेज ऑफ काउंटिंग। तो ये रोल ऑफ काउंटिंग बिजनेस वीक है, इसको रोल ऑफ काउंटिंग बिजनेस वीक कहा जाता है। नेक्स्ट टुडे जो है करेंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, लेकिन इतनी ड्रॉबैक्स नहीं है, इसके गेन्स ज़्यादा हैं। तो ड्रॉबैक्स को हम नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा मैं जरूर बताऊंगा। तो जिसमें फर्स्ट है अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। तो जो अकाउंटिंग है ये हमें फुली एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताती। लाइक दैट, जैसे हमने कोई फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर का आफ्टर 1 ईयर उसकी वैल्यू कम हो जाती है। कोई भी जो फिक्स एसेट होती है जब उसकी वैल्यू डिक्लाइन होती है तो उसको हम कहते हैं, जितनी वैल्यू डिक्लाइन होती है उसको हमने जो कहते हैं डेप्रिजिएशन ड्यू टू टीयर एंड वियर्स, जैसे कोई बहुत सारे ड्यू टू एक्सीडेंट केस कुछ ना कुछ ऐसे रीज़न बनते हैं जिसके कारण उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसको हम डेप्रिशिएशन के नाम से जानते हैं। तो उसका डेप्रिशिएशन कितना लगाया जाए, कितनी वैल्यू उसकी कम की जाए, 5%, 10%, 15%, ये एक एस्टिमेट होता है। तो ये फुली एग्जैक्ट हमें नहीं बता पाता। नेक्स्ट पॉइंट है इग्नोर्स क्वालिटेटिव इवेंट्स। तो अकाउंटिंग जो है ये क्वांटिटेटिव इवेंट्स को ही बताती है, क्वालिटेटिव इवेंट्स को नहीं बताती। अर्थात हमारे एम्प्लॉइज में कितना स्किल है, कितने ऑनेस्ट हैं, तो ये मैनेजर कितने जो है ऑनेस्ट एंड स्किलफुल हैं, ये इन सभी बातों को नहीं बताती कि हमारा मटेरियल जो है वो कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, इन चीज़ों के विषय में ये नहीं बताती, ओनली क्वांटिटी के विषय में ही बताती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। तो ये हमारी एसेट्स होती हैं उनमें कुछ ना कुछ जहाँ गुड्स होती हैं उसकी प्राइस लेवल में चेंजेस आ जाती है। लाइक दैट कि मैंने बिल्डिंग जो थी आज से 5 साल पहले 10 लाख की खरीदी, लेकिन आज उसकी कॉस्ट जो 15 लाख हो चुकी है, उसके विषय में ये नहीं बताएगी, बुक्स में 10 लाख की ही शो होती रहेगी। तो ऐसी चीज़ों को भी ये इग्नोर करती है कि उसका प्राइस लेवल कैसे चेंज हो गया, तो ये उनको नहीं बताती। नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। कई बार जो लोग होते हैं वो अपने बिजनेस को ही विंडो ड्रेसिंग करते हैं, अर्थात एसेट्स को बढ़ा चढ़ाकर, लाइबिलिटीज़ को बढ़ा चढ़ाकर या कम करके शो करते हैं। कई बार हमने लोन लेना होता है तो हम एसेट्स को ज़्यादा शो कर देते हैं, इनकम को ज़्यादा शो कर देते हैं ताकि बैंक वालों को पता चले कि इसकी इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी है तो वो लोन दे सकें। अगर हमने कोई सेल करना है तो भी ऐसे करेंगे। अगर हमने अपने आप को किसी चीज़ से बचाना है तो उसका जो है लाइबिलिटी ज़्यादा दिखा देते हैं। तो इसके कारण जब हम एसेट्स और लायबिलिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करके शो करते हैं तो उसको हम विंडो ड्रेसिंग का नाम देते हैं, ये भी हमारे लिए सही नहीं होता। तो नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो क्वालिटेटिव जो होती है, क्योंकि हर चीज़ की एक विशेषता भी होती है। जैसे मैं मिठाई की बात करूँ तो मिठाई कहते हैं कि मिठाई बहुत मीठी है तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, उसकी कोई ना कोई क्वालिटी बताई जाती है। तो जैसे काउंट्स है इसकी भी कोई ना कोई तो क्वालिटी होती है, तो इसकी क्वालिटी में क्या बताएंगे, तो इसमें ये फर्स्ट पॉइंट है रिलायबिलिटी, सेकंड रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। तो इसको लर्न करने के लिए ईमेल लिखा हुआ है अनरिकॉर्ड। अन मीन्स जो है अंडरस्टैंडेबिलिटी, री मीन्स जो है रिलायबिलिटी, और को का मतलब कंपेरेबिलिटी, एंड री का मतलब फिर आ गया रेलेवेंस। तो हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे रिलायबिलिटी। तो जो रिलायबिलिटी है ये फ्री फ्रॉम बेस होनी चाहिए, अर्थात इसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए, अनफेयर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फेयर होनी चाहिए, ताकि जब भी हम इसको कभी काम करना चाहे वेरीफिएबल हो सके। वेरीफिएबल कैसे होगा, वाउचर के साथ, बिल के साथ। मान लीजिए कि मैंने बुक्स में 5 लाख की सेल दिखाई है, तो कल को ऑडिटर कोई आता है, इनकम टैक्स वाला आता है, तो उसको 5 लाख की सेल के बिल दिखने चाहिए कि अगर बिल नहीं है इट मीन्स हमने सेल ज़्यादा दिखा दी, कम दिखाई है, बिल ज़्यादा है। तो जितनी सेल दिखाई है उतने उसके बिल होने चाहिए, जितनी परचेज दिखाई है उसमें उतने बिल होने चाहिए। बैंक में जितना कैश डिपॉजिट कराया उसकी रिसीट्स होनी चाहिए। ये सभी चीज़ों से ही वेरीफिएबल हो सकता है। और नो जो हम कह सकते हैं नो मटेरियल एरर होनी चाहिए।
मटेरियल एरर नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हमने 5 लाख का कोई सेल दिखाई, लेकिन हम गलती से जो 50,000 दिखा दिया, बिल तो 5 लाख का लेकिन 50,000 तो कम हो गया, काफ़ी ज़्यादा होगा, तो ऐसी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो ये इसकी क्वालिटी होती है कि इसमें सारा काम प्यूरिफाइबल होता है। सेकंड पॉइंट है रेलेवेंस। तो रेलेवेंस में क्या है कि जो हमारे यूजर्स हैं, यूजर्स दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर में ऑनर आते हैं, एम्प्लॉइज आते हैं, तो जो उन्होंने डिसीजन लेना है, जहाँ आउटर जो है एक्सटर्नल यूजर है, जैसे क्रेडिटर्स है, बैंक है, गवर्नमेंट है, तो किसी ने भी डिसीजन लेना है तो इसके आधार पर ही वो डिसीजन ले पाते हैं, तो ये रेलेवेंस होता है। थर्ड है अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स जितना भी हमने अकाउंटिंग वर्क किया है वो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि मेरी एब्सेंट में दूसरा व्यक्ति भी उसको पढ़ सके और उसको पूरी समझ जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसको हम कोई इधर उधर कर दें तो दूसरा व्यक्ति पजल ही होता रहे, बिल्कुल अंडरस्टैंडेबिलिटी होना चाहिए। और इसमें कुछ बातें जैसे कि मैं बोलूँ कि मैंने आज बिस्किट खाए, मैंने चाय पी, ऐसा तो काम करेंगे तो हमारे अकाउंट्स में बहुत सारे अकाउंट्स बढ़ जाएंगे। इसको हम मसलिनियस एक्सपेंसेस में डाल लेते हैं, सन्डी एक्सपेंसेस में डाल लेते हैं, तो वो हमारे अकाउंट्स कम हो जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट से हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सारी डिटेल पता चल जाती है, तो ये अंडरस्टैंडेबिलिटी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कंपेरेबिलिटी। तो कंपेयर हमने करना, मैंने ऊपर भी बताया था कि कंपेयर हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो जब हम अपनी फर्म के साथ ही प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का जो कंपेयर करते हैं कि हमारी फर्म आगे जा रही है या किस पोजीशन में जा रही है, तो उसको हम इंट्रा फर्म के नाम से जानते हैं। जब हमने किसी और फर्म के साथ, जैसे वीवो का जो है हमने सैमसंग के साथ कंपैरिजन करना हो, उस फर्म के वीवो फर्म वालों का दूसरा सैमसंग के साथ कंपैरिजन करना हो, तो उसको हम इंटर फर्म का नाम देते हैं। तो इस प्रकार हम कंपेयर कर सकते हैं। तो दीज आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग। और उसके बाद आता है डबल एंट्री सिस्टम। तो हमारा जो अकाउंट्स का काम है ये डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर किया जाता है। तो डबल एंट्री सिस्टम को 1494 में 1494 में लुका पेट्रिलियो ने बताया था। ही इज़ द फादर ऑफ अकाउंटिंग। तो उसने कैसे कहा था, उसने कहा कि जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं वो डबल पक्ष में की जाती है। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई बुक खरीदनी है, तो या मैंने बुक बेचनी है, जब मैंने किसी दूसरे व्यक्ति को, मैं आई एम बुक सेलर, मैंने बुक सेल की, तो मैं उससे कैश ले रहा हूँ और मेरी बुक जा रही है। मैंने किसी से माल खरीदा तो मैं परचेज कर रहा हूँ और कैश जा रहा है। मैंने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आया और कैश चला गया। तो इस प्रकार जितनी भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं उसके दो पक्ष होते हैं, इसीलिए इसको हम डबल एंट्री सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये एक साइंटिफिक प्रोसीजर है, तो जो कि एक अकाउंटिंग का बिल्कुल कंप्लीट फॉर्म में है, जिसके अनुसार हम सभी रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसमें दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। डेबिट वर्ड जो है डेबिटो, ग्रीक वर्ड डेबिटो से बना है, और क्रेडिट वर्ड ग्रीक वर्ड क्रेडिटो से बना है। जो चीज़ हमारे पास आ रही है उसको हम डेबिट करते जाएंगे, जो चीज़ जा रही है उसको हम क्रेडिट करते जाएंगे। तो जो भी हम आज अकाउंट्स का काम कर रहे हैं ये डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर ही किया जा रहा है। उसके बाद होता है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम के विषय में आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंट्स का एक इनकम्प्लीट जो है अपना इनकम्प्लीट अकाउंट्स है, जिसके विषय में हम पूरी तरह से अच्छी प्रकार नहीं कर सकते। जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, वो इसका काम करते हैं। मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने 500 रुपये का आज राम को माल बेचा, 10 दिन के बाद वो 400 देगा, तो मैं यहाँ से 400 माइनस कर दूंगा, 100 रुपया बैलेंस रह जाएगा। ऐसे जब 100 दे जाएगा तो मैं कैंसिल कर दूंगा। ऐसे काम करते हैं, जितना दे गया लेस कर दिया, लेकिन उससे हमें पूरी परचेज सेल के बारे में क्लियर नहीं हो पाता। तो ये छोटे छोटे दुकानदार करते रहते हैं कि आज 50 रुपये का मसाला गया, 10 रुपये की हल्दी गई, 2 दिन के बाद ब्रेड गई, उसका टोटल लगा लेंगे, जितना टोटल बना उसका जितने पैसे देंगे वो माइनस कर देंगे, बाकी बैलेंस निकाल देंगे। पूरी डिटेल में हमें परचेज सेल के विषय में नहीं पता चलता, क्योंकि वो कैश का भी काम नहीं करते। क्योंकि जो मैंने कैश में बेचा वो उन्होंने माल
बेचा, पैसे लिए और अपने गुल्लक में डाल दिए, कैश बॉक्स में डाल दिए, तो उसको पूरी सेल के बारे में नहीं पता चलता। तो सिंगल एंट्री सिस्टम एक इनकम्प्लीट जो है अकाउंट्स का रूल होता है। तो अब हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है साइंटिफिक सिस्टम। तो ये डबल एंट्री सिस्टम एक साइंटिफिक सिस्टम है जिसके अनुसार हम अपना पूरा रिजल्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं, हमें क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ हम कंपेयर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कंप्लीट रिकॉर्ड। तो डबल एंट्री सिस्टम में अपने आप में एक कंप्लीट रिकॉर्ड होता है जिसके कारण हमें सारी बिजनेस की पोजीशन के विषय में पता चलता है। तो थर्ड पॉइंट है टर्मिंग ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। तो डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार ही हम अपना ड्यूरिंग द ईयर क्या हमने प्रॉफिट अर्न किया है, क्या लॉस हुआ है, तो ये हम इनकम अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन के विषय में पता चलता है, हमारे परचेज हमारी ड्यूरिंग द ईयर कितनी परचेज है, कितनी सेल है, क्या डेब्टर्स हैं, क्या क्रेडिटर्स हैं, बैंक बैलेंस क्या है, कैश इन हैंड क्या है, हमारे पास फिक्स एसेट कितने की है। तो ये सारा कुछ हमें पूरी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। नेक्स्ट पॉइंट है कंपैरेटिव स्टडी। तो कंपैरेटिव स्टडी ये पिछले पॉइंट्स में काफी ज्यादा हो चुके हैं क्योंकि ये सारे एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग ही तो है। तो हम कंपेयर कर सकते हैं, जब दूसरी फर्म के साथ कंपेयर किया जाता है तो उसको इंटर फर्म के नाम से जानते हैं। जब हम ही अपनी प्रीवियस ईयर के साथ अपना और करंट ईयर का कंपेयर करते हैं तो उसको हम इंट्रा फर्म के नाम से जानते हैं। तो ये कंपेरेटिव स्टडी की जा सकती है। हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। तो हम जो अकाउंटिंग के थ्रू ही हमारे जो मैनेजमेंट है वो फ्यूचर के लिए डिसीजन ले सकती हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है इज काउंटिंग एन आर्ट और साइंस। अकाउंटिंग जो है आर्ट है या साइंस है। तो मैंने आपको जो अकाउंटिंग बताया था, मैंने बताया था भाई अकाउंटिंग एक ब्रॉड है और बुक कीपिंग जो है वो नैरो है। जब बुक कीपिंग जो है वो एक जो अपने आप में आर्ट है और अकाउंटिंग अपने आप में साइंस है। जब बुक कीपिंग को आर्ट में बुक कीपिंग को अकाउंटिंग में मिला दिया जाता है तो ये साइंस और आर्ट दोनों की बन जाती हैं। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह तो इसके रूल्स नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अपने रूल्स बनाए हैं, इसके एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जिनके आधार पर ये अकाउंटिंग जो साइंस और आर्ट दोनों का एक मिक्स रूप होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी बेटे। ओके, थैंक यू।